हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि तुम सब ने देखा है, आईएससी ने उसकी ऑफिशियल वेबसाइट्स में 2022 के बोर्ड्स एग्जाम के लिए क्लास 10 एंड 12 की स्पेसिमेन सैम्पल पेपर पब्लिश किया है। तो आज हम क्लास 12 की मैथ्स सैम्पल पेपर को सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। सो फ्रेंड्स, दिस इज द सैम्पल क्वेश्चंस पेपर for ISC Semester 1 of Class 12 2022 बोर्ड्स एग्जाम। इनमें मैक्सिमम मार्क्स है 80 मार्क्स और टोटल टाइम है 1.5 आवर्स। क्वेश्चंस पेपर को अगर हम अच्छे से देखेंगे तो यहाँ पे हम देख पाएंगे कि सारे क्वेश्चंस इसमें 2 मार्क्स का है। सेक्शंस आईएससी में तीनों सेक्शंस रहते हैं, हम सभी जानते हैं। तो सेक्शंस ए में इसमें टोटल 64 मार्क्स है। सो इसमें टोटल 32 क्वेश्चंस रहेगा क्योंकि सारे क्वेश्चंस 2 मार्क्स का है। सेक्शंस बी में अगर हम देखेंगे तो इसमें भी 16 मार्क्स का क्वेश्चंस है, सारे क्वेश्चंस 2 मार्क्स का। और सेक्शन सी एज इट इज सेक्शंस बी की तरह, इनमें भी 16 मार्क्स है, सारे क्वेश्चंस 2 मार्क्स का। अच्छा, इसमें जो 32 टोटल क्वेश्चंस है सेक्शन ए में, सारे क्वेश्चंस सिंगल क्वेश्चंस नहीं है। इनमें 20 क्वेश्चंस है जो कि सिंगल क्वेश्चंस है और बाकी 12 क्वेश्चंस है जो है केस बेस्ड क्वेश्चंस। केस बेस्ड क्वेश्चंस मतलब इनमें कुछ डेटा दिया रहेगा और उस डेटा के बेसिस पे क्वेश्चंस रहेगा। तो एक ही क्वेश्चंस की 12 सब क्वेश्चंस नहीं है, इसमें भी 3 क्वेश्चंस है और हर एक क्वेश्चंस में 4 पार्ट्स है। मतलब एक क्वेश्चन है, मतलब एक क्वेश्चन में से 4 सब पार्ट्स है। एक केस बेस्ड क्वेश्चन के लिए 4 सब पार्ट्स है। सो टोटल 12 क्वेश्चन है और सभी सब पार्ट भी 2 मार्क्स का ही है। सो टोटल 12 क्वेश्चन है इसमें, क्योंकि 3 केस बेस्ड क्वेश्चन है तो 4 × 3 मतलब 12 केस बेस्ड क्वेश्चन है। सो टोटल मिला के 32 क्वेश्चन है। सेक्शन ए में 64 मार्क्स है। सेक्शन बी में भी 8 टोटल क्वेश्चंस है, इनमें से 4 है अलग क्वेश्चंस मतलब सिंगल क्वेश्चंस और 4 है केस बेस्ड क्वेश्चंस। और सेक्शन सी भी सेक्शन बी के तरह, सेम लाइक सेक्शन बी। ठीक है, हमें तो सेक्शन बी और सी में से कोई भी एक करना है, दोनों तो नहीं करना है। तो इधर सेक्शन ए कंपलसरी है, उसके साथ आइदर सेक्शन बी करो या फिर सेक्शन सी करो। तो आज हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, डिटेल्स में एक्सप्लेन करेंगे। देखो एग्जाम में क्या होता है, हम डिटेल्स में एक्सप्लेन नहीं करते, बट हेयर आई विल एक्सप्लेन इन डिटेल्स सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट प्रॉपर्ली। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। So this is our first questions. The functions a maps r to r defined by fx equal to sin 3x plus 2 for all x belongs to r. हमें चेक करना है कि ये फंक्शंस 1 1 या फिर ऑन टू या फिर नाइदर 1 1 नॉट ऑन टू या फिर 1 1 बट नॉट ऑन टू, इनमें से कौन सी ऑप्शन सही होगा। तो देखो ये अच्छे से समझने के लिए हम पहले क्या करेंगे, साइन 3x प्लस 2 को हम साइन x मान लेंगे। हम मानते हैं कि fx इक्वल टू अगर साइन x होगा तो क्या होगा। देखो साइन x फंक्शंस तो साइन का ही फंक्शंस, तो साइन x होगा या फिर साइन 3x प्लस 2 होगा, दोनों के लिए सेम ही कंडीशन रहेगा। मतलब साइन x अगर 1 1 है तो फिर साइन 3x प्लस 2 भी 1 1 ही होगा, या फिर साइन x फंक्शंस अगर ऑन टू है तो साइन 3x प्लस 2 भी ऑन टू होगा। हम साइन x के लिए बोल रहे हैं ताकि तुम अच्छे से समझो। तो हम क्या करेंगे, साइन x फंक्शंस के लिए पहले समझेंगे। तो देखो साइन x फंक्शंस, इसमें पहले हम चेक करेंगे 1 1 है कि नहीं। तो 1 1 की मतलब सभी को पता है, हम इसमें डोमेन से 2 एलिमेंट ले रहे हैं। एक है x इक्वल टू π/3 और एक है 2π/3। तो अब फाइंड करो f ऑफ π/3 की वैल्यू क्या होगा। f ऑफ π/3 इक्वल टू हो जाएगा साइन π/3। साइन π/3 मतलब साइन 60 डिग्री, सभी को पता है इसका वैल्यू है √3/2। अगर हम f ऑफ 2π/3 करेंगे तो क्या होगा, देखो
इसमें आएगा साइन 2π/3। 2π/3 को हम लिख सकते हैं साइन पाई माइनस π/3। Since sine is positive on second quadrant, that will also be sin π/3. So इसका भी वैल्यू हो जाएगा √3/2। तो हम क्या देख पा रहे हैं कि डोमेन की दो अलग वैल्यू के लिए कोडोमेन में दोनों सेम वैल्यू मिल रहा है, मतलब दो प्री इमेज का सेम इमेज। सो दो एलिमेंट का अगर सेम इमेज रहता है तो वो 1 1 कभी नहीं होगा, मतलब 1 1 ऑप्शंस तो नहीं होगा। सो ऑप्शंस ए अगर नहीं होगा तो ऑप्शन डी भी नहीं होगा, क्योंकि डी में देखो 1 1 बट नॉट ऑन टू है। तो अब हम चेक करेंगे ए ऑन टू है कि नहीं। देखो साइन एक्स फंक्शंस की रेंज हम सभी जानते हैं कि साइन एक्स -1 से +1 के बीच रहता है। इनका मतलब फंक्शंस में क्या है, अगर डोमेन एंड कोडोमेन को हम ड्रॉ करेंगे तो देखो दोनों ही रियल नंबर है, क्योंकि ए मैप्स R to R दिया है क्वेश्चंस में। तो डोमेन भी यहाँ पे रियल नंबर है, कोडोमेन भी यहाँ पे रियल नंबर है, ए है कोडोमेन। तो साइन एक्स की जो रेंज है, मतलब साइन एक्स की कोडोमेन में हम क्या देखेंगे, साइन एक्स फंक्शंस के लिए कोडोमेन सारे रियल नंबर तो है, लेकिन इनमें से सिर्फ -1 से 1 के बीच जितने भी नंबर है उन सभी का प्री इमेज हम डोमेन में देख पाएंगे। बाकी सारे रियल नंबर जो -1 और 1 इस इंटरवल के बाहर है, मतलब इसमें देखो मान लो कि ये -1 है, यह पे है +1, तो इनके बाहर जो रियल नंबर है, मतलब +1 के बड़ा और -1 से छोटा जितना भी रियल नंबर है, सभी का कोई प्री इमेज साइन एक्स फंक्शंस के लिए नहीं रहेगा, क्योंकि साइन एक्स का रेंज तो -1 से 1 के बीच ही है। मतलब जितना भी रियल नंबर तुम एक्स में पुट करो उन सभी का वैल्यू -1 से 1 के बीच ही रहेगा। सो इनमें से कोई भी एक पॉइंट ले लो, मान लो 2 पॉइंट, 2 की कोई प्री इमेज डोमेन में नहीं मिलेगा। इसमें अगर 2 है, इनका कोई प्री इमेज यहाँ पे नहीं मिलेगा, तो इनका कोई प्री इमेज नहीं मिलेगा, मतलब यहाँ पे ये फंक्शंस ऑन टू नहीं होगा, क्योंकि ऑन टू फंक्शंस की डेफिनेशन हम क्या जानते हैं कि कोडोमेन में जितने सारे पॉइंट्स है सभी का प्री इमेज अगर डोमेन में है तभी तो वो फंक्शंस ऑन टू कहलाएगा। लेकिन इसमें देखो बहुत सारे पॉइंट्स है जिसका कोई प्री इमेज नहीं है, सिर्फ और सिर्फ -1 से 1 के बीच जितने भी सारे पॉइंट्स है उन सभी का प्री इमेज रहेगा, बाकी सारे रियल नंबर का कोई प्री इमेज नहीं रहेगा डोमेन में। सो ये फंक्शंस ऑन टू भी नहीं होगा। सो हमारा सही आंसर होगा ए फंक्शंस नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। अच्छा, ये तो फंक्शंस हम साइन एक्स फंक्शंस के लिए किया है, लेकिन यहाँ पे तो साइन 3x + 2 है। देखो फंक्शंस तो साइन का ही है ना, तो साइन एक्स हो या फिर साइन 3x + 2 हो, इसके लिए भी सेम ही होगा। मतलब करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोसेक इनवर्स -√2। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। कैसे करते थे हम, ये इक्वल टू हम अल्फा ले लेंगे, तो फिर क्या मिलेगा, -√2 इक्वल टू मिलेगा कोसेक अल्फा। ठीक है, फिर कोसेक अल्फा इक्वल टू -√2। -√2 मतलब √2 मतलब कोसेक का किसका वैल्यू है, √2 कोसेक 45 का वैल्यू है, क्योंकि साइन 45 का वैल्यू होता है 1/√2। साइन π/4 इक्वल टू है 1/√2। सो कोसेक π/4 हो जाएगा √2। दैट मीन्स -√2 को हम लिख सकते हैं कि कोसेक π/4 माइनस कोसेक π/4, क्योंकि कोसेक π/4 की वैल्यू है √2। ओके, फिर हम क्या लिखेंगे, कोसेक अल्फा इक्वल टू कोसेक ऑफ -π/4, क्योंकि ये नेगेटिव कोसेक के अंदर जा सकता है। ये रूल हम क्लास 11 में सीखे थे। ओके, सो अल्फा इक्वल टू क्या आ जाएगा,
minus pi by 4. That is option D is the right option. Next questions. If a set contains 5 elements and set B contains 6 elements, then number of 1 1 onto functions from A to B. So इस functions को 1 1 भी होना है, onto भी होना है, ठीक है। तो ऐसे कितने कितने मैपिंग पॉसिबल है, वही है क्वेश्चंस। तो 1 1 होने का कंडीशंस क्या था? 1 1 मतलब डोमेन में एक एलिमेंट के साथ कोडोमेन की एक एलिमेंट की मैपिंग होगी। तो कोडोमेन की ईच एलिमेंट के लिए डोमेन में एक एक एलिमेंट असाइन होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे कोडोमेन में कितना एलिमेंट्स है ना, 6 एलिमेंट्स है, क्योंकि इसमें ए सेट्स है डोमेन और बी सेट्स है कोडोमेन। तो मान लो ए है ए सेट्स, ए है बी सेट्स, मान लो ए सेट्स में पांचों एलिमेंट्स है जो है 1 2 3 4 5। हम मान रहे हैं एक्चुअल में से 1 2 3 5 4 5 नहीं हो सकता है। और बी सेट्स में मान लो कि इसमें है ए बी सी डी ई और एफ। तो ये 1 1 होने के लिए बी सेट की 5 एलिमेंट ए सेट की कोई भी पांचों एलिमेंट के साथ मैपिंग करेगा। मान लो कि ए के साथ 1 मैपिंग कर रहा है, 2 के साथ बी मैपिंग कर रहा है, 3 के साथ सी कर रहा है, डी के साथ 4 कर रहा है और 5 के साथ ई कर रहा है। सो देखो पांचों एलिमेंट डोमेन का कोडोमेन की अलग अलग पांचों एलिमेंट के साथ मैपिंग किया है, लेकिन इसमें कोडोमेन की एक एलिमेंट जो है एफ यहाँ पे, उसका कोई प्रीइमेज नहीं है, मतलब उसके साथ कोई भी मैपिंग नहीं हुआ है। सो इसके साथ कोई भी मैपिंग अगर नहीं हुआ है तो ए फंक्शंस तो ऑन टू कभी नहीं होगा, क्योंकि कोडोमेन में एक एक्स्ट्रा एलिमेंट है जिसका कोई प्रीइमेज नहीं है डोमेन में। सो ए फंक्शंस कभी भी ऑन टू नहीं होगा। सो ऑन टू नहीं होगा मतलब ये 1 1 ऑन टू कंडीशंस कभी फुलफिल नहीं करेगा, क्योंकि 1 1 ऑन टू तभी होगा जब वो 1 1 भी होगा, ऑन टू भी होगा। देखो ये फंक्शंस 1 1 तो हो सकता है, 1 1 हो सकता है, लेकिन ऑन टू कभी नहीं होगा। सो ये 1 1 ऑन टू दोनों कंडीशंस तो कभी फुलफिल नहीं करेगा, मतलब इसमें ऑप्शंस क्या होगा, ऑप्शन सी 1 1 ऑन टू फंक्शन से कभी नहीं होगा, 0 ऐसे सच मैपिंग हम कर पाएंगे। ओके, सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, इसमें इस फंक्शंस की रेंज कहाँ से कहाँ तक वो फाइंड करना है। ओके, ये भी बहुत सिंपल सा आंसर। देखो हम सबको पता है कि साइन इनवर्स एक्स की रेंज कहाँ से कहाँ तक है, -π/2 से π/2 तक, ठीक है। तो इसमें हम इसी इनइक्वालिटी से हम ए वैल्यू फाइंड करेंगे, 2 sin इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का। तो हम क्या कर रहे हैं, इसमें ऐड कर रहे हैं, प्लस π/2 कर रहा है सभी के साथ। ओके, तो क्या होगा देखो, -π/2 प्लस π/2 होगा, लेस देन इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स प्लस π/2 होगा, लेस देन इक्वल टू π/2 प्लस π/2 होगा। क्यों कर रहे हैं हम π/2 ऐड, क्योंकि हमें पता है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू होता था π/2, इसीलिए हम π/2 ऐड किया है, क्योंकि इस π/2 की जगह हम लिखेंगे साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स। ओके, तो क्या होगा फिर, -π/2 प्लस π/2 मिला के ए तो 0 बन जाएगा, और इसमें बन जाएगा साइन इनवर्स एक्स प्लस ए π/2 की जगह हम ए लिख रहे हैं साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स। सो इसमें हम लिख रहे हैं साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, लेस देन इक्वल टू π/2 प्लस π/2 मतलब हो जाएगा पाई। अब देखो यही तो था हमारा फंक्शन, क्योंकि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स मतलब 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, ये हो रहा है 0 to पाई, मतलब इसमें अल्फा की वैल्यू क्या है 0 और बीटा की वैल्यू क्या है पाई।
सो 0 to पाई इसका रेंज है, मतलब ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, let A be the set of all students of a boys school, then the relations R in A is defined by R equal to AB such that A is a sister of B। अच्छा, ये तो एकदम सिंपल समझा। देखो इसमें बोला है कि ये बॉयज स्कूल से ऑल स्टूडेंट लेके वो रिलेशंस किया है, मतलब इसमें जो सेट्स के ऊपर रिलेशंस है दैट इज ए सेट्स हियर, इट्स अ सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट ऑफ अ बॉयज स्कूल। तो मतलब इन ए सेट में जितने भी एलिमेंट्स है सभी के सभी बॉयज है। लेकिन इसमें रिलेशंस क्या है, देखो रिलेशंस में है ए कॉमा बी, दैट इज रिलेशन सेट में ए रिलेटेड टू बी होगा तभी जब ए होगा सिस्टर ऑफ बी। लेकिन इसमें ए ही तो सेट्स ए में बिलोंग नहीं कर रहा है। अगर ए सिस्टर है बी का तो ए ही यहाँ पे नहीं बिलोंग कर रहा है कैपिटल ए में, क्योंकि कैपिटल ए में जितना भी सारे एलिमेंट्स है सारे के सारे बॉयज है। तो इसमें सिस्टर मतलब कोई गर्ल्स यहाँ पे नहीं आ सकता है। सो ये रिलेशंस कभी भी कंसीडर ही नहीं होगा, मतलब क्या होगा, ये एक एम्प्टी रिलेशंस बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, cot इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू व्हाट फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये तो फॉर्मूला ही है, हम सीखे थे इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस में। क्या होता है cot इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, ये होता है पाई माइनस cot इनवर्स एक्स। अच्छा, ऐसा क्यों होता है cot इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस cot इनवर्स एक्स। देखो क्या होता है, हम cot इनवर्स माइनस एक्स को मान लो थीटा मान रहे हैं, ठीक है, तो फिर क्या होगा, माइनस एक्स इक्वल टू होगा कॉट थीटा, या फिर हम लिख पाएंगे एक्स इक्वल टू माइनस कॉट थीटा। अब हम जानते हैं कि कॉट थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव है, ठीक है, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ और सिर्फ साइन एंड कोसेक पॉजिटिव है, सो कॉट थीटा नेगेटिव होगा। अच्छा, तो कॉट थीटा नेगेटिव होगा मतलब हम माइनस कॉट थीटा को लिख पाएंगे कॉट ऑफ पाई माइनस थीटा, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉट थीटा नेगेटिव है और थीटा तो एक्यूट एंगल है। पाई माइनस थीटा मतलब ये टोटल एंगल सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, सो कॉट ऑफ पाई माइनस थीटा की वैल्यू हो जाएगा माइनस कॉट थीटा। दैट मीन्स यह से हम इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक में कन्वर्ट करेंगे तो क्या मिलेगा, कॉट इनवर्स x इक्वल टू पाई माइनस थीटा, दैट इज थीटा इक्वल टू पाई माइनस कॉट इनवर्स x। देखो थीटा इक्वल टू ही हम लिए थे क्या, कॉट इनवर्स ऑफ माइनस x, अब थीटा इक्वल टू आ रहा है पाई माइनस कॉट इनवर्स x। सो क्या हम नहीं बोल सकते कॉट इनवर्स ऑफ माइनस x इक्वल टू पाई माइनस कॉट इनवर्स x। सो A इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, ये तो बहुत सिंपल है। क्या है, देखो द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ 1 log ऑफ b बेस a log ऑफ a बेस b 1। तो डिटरमिनेंट की 2x2 ऑर्डर डिटरमिनेंट की वैल्यू हम कैसे फाइंड करते हैं, पहले प्रिंसिपल डायगोनल मल्टीप्लाई करते हैं, फिर माइनस दूसरी डायगोनल मल्टीप्लाई करते हैं। सो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 इंटू 1 मतलब 1 माइनस लॉग ऑफ b बेस a इंटू लॉग ऑफ a बेस b। अब देखो 1 इंटू 1 तो 1 हो जाएगा, और इसमें लॉग ऑफ a बेस b एंड लॉग ऑफ b बेस a को अगर हम तोड़ेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा log b बाई log a, ये हो जाएगा log a बाई log b। तो देखो log b और log a कैंसिल आउट हो रहा है, मतलब यहाँ पे भी 1 मिल रहा है, सो 1 माइनस 1 इक्वल टू मिल रहा है 0। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम द मैट्रिक्स इक्वेशंस AB इक्वल टू AC इट कैन बी कंक्लूडेड दैट B इक्वल टू C। अच्छा, तो AB इक्वल टू AC अगर होगा, इसमें से हम B इक्वल टू C तभी कर पाएंगे अगर
इसमें ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तब। क्यों? क्योंकि अगर ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है तब क्या होता है, हम बोथ साइड में ए इनवर्स मल्टीप्लाई कर देते हैं लेफ्ट हैंड साइड में। ए इनवर्स ए बी इक्वल टू ए इनवर्स ए सी। अब हम सभी को पता है कि ए इनवर्स ए इक्वल टू क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। सो आई इंटू बी इक्वल टू आई इंटू सी। दैट मतलब आई के साथ बी को मल्टीप्लाई करेंगे तो बी मैट्रिक्स ही रहेगा, यहाँ पे भी सी मैट्रिक्स रहेगा, तो हमको बी इक्वल टू सी मिलेगा। मतलब ए कंडीशन से बी इक्वल टू सी तभी मिलेगा जब ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। और फिर हमको पता है कि ए इनवर्स इक्वल टू क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए होता है। अब ए इनवर्स एग्जिस्ट तभी करेगा जब ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटर्मिनेंट है। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 होता है तो ए अनडिफाइन हो जाता है ना ए इनवर्स। तो ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तब जब डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, अब डिटर्मिनेंट ए अगर नॉट इक्वल टू 0 है तब हम ए मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। यही था नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का डेफिनेशन। सो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, व्हाट इज द ट्रांसपोज ऑफ कॉलम मैट्रिक्स। ये तो बहुत सिंपल है। एक कॉलम मैट्रिक्स को अगर तुम ट्रांसपोज करोगे तो क्या मिलेगा, देखो मान लो ए एक कॉलम मैट्रिक्स है, ए बी सी, ए एक कॉलम मैट्रिक्स है। इसका ऑर्डर क्या है, 3x1, क्योंकि कॉलम मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है n×1। इसमें देखो 3 रो है, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, और कॉलम एक ही है, तो इसीलिए इसको हम कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं। कॉलम मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करेंगे तो क्या होगा, ए एक रो मैट्रिक्स बन जाएगा, क्योंकि इसमें ट्रांसपोज की मतलब क्या होता है, सारे रो कॉलम बन जाता है। ठीक है, तो ए मतलब यहाँ पे ए मैट्रिक्स बन जाएगा, ए बी सी ऐसे मैट्रिक्स बन जाएगा, जिसका देखो एक रो और 3 कॉलम हो जाएगा। मतलब ऑर्डर इसका रोटेट होता है ना ट्रांसपोज में, तो इसमें क्या हो जाएगा, वो था एक कॉलम मैट्रिक्स, अब बन गया एक रो मैट्रिक्स। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए। ये भी तो बहुत इजी है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मतलब ए इनवर्स, क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की डेफिनेशन है ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू आइडेंटिटी, तब हम ए इनवर्स को ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोलते हैं। अगर दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशंस करके हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाएगा, तब एक मैट्रिक्स को दूसरी मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोलते हैं। ठीक है, तो फिर यहाँ पे ए इनवर्स इक्वल टू क्या पता है हम सभी को, एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो इसमें ऑप्शन क्या है, ऑप्शन डी। ये कोई क्वेश्चन हुआ, बहुत सिंपल है, यही है 2 मार्क्स का। देखो ऐसे क्वेश्चंस अगर बोर्ड्स में आएगा तो बहुत ही सिंपल हो जाएगा। फिर देखो क्वेश्चंस नंबर 11 में क्या है, इफ ए एंड बी आर टू नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स एंड ए बी एग्जिस्ट देन ए बी होल इनवर्स। ए बी तो एक थ्योरम ही था, एक प्रॉपर्टीज था। ए बी होल इनवर्स इक्वल टू क्या होता था, ए बी होल इनवर्स इक्वल टू होता था पहले बी इनवर्स फिर ए इनवर्स, मतलब बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, डेल्टा इक्वल टू दिस, देन इसका वैल्यू फाइंड करना है। ये भी देखो डिटर्मिनेंट का बहुत सिंपल क्वेश्चन है, स्पेसिमेन पेपर में बहुत सिंपल क्वेश्चन दिया है आईएससी ने। तो इसको हम क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट में हम जानते थे कि कोई भी एक रो या फिर कॉलम से किसी नंबर को अगर हम कॉमन ले सकते हैं तो हम ले पाएंगे। तो इसमें मान लो फर्स्ट रो से हम के कॉमन ले रहे हैं, सिमिलरली सेकंड, अच्छा ठीक है एक बार देखते हैं। फर्स्ट रो से ए कॉमन लेने के बाद क्या रहेगा, इसमें रहेगा ए बी सी। सेकंड रो में तो के एक्स ही रहेगा, क्योंकि फर्स्ट रो से हम के कॉमन लिया है। के जेड, इसमें रहेगा के पी के क्यू के आर। ठीक है, अच्छा हम दूसरी रो और तीसरी रो में से भी तो के कॉमन ले सकते हैं, तो ले लो कॉमन।
तो फिर क्या हो जाएगा, और भी दो के कॉमन आ जाएगा, मतलब के इंटू के हो जाएगा। और इसमें क्या रहेगा, ए बी सी एक्स वाई जेड पी क्यू आर। यही तो था डेल्टा एंगल, मतलब इसका वैल्यू क्या क्या हो जाएगा, देखो के इंटू के मतलब इसमें हो जाएगा के क्यू, और इसका वैल्यू था डेल्टा, मतलब के क्यू इंटू डेल्टा। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, y इक्वल टू टी स्क्वायर टी इक्वल टू एक्स प्लस 3। तो इस इक्वेशंस को अच्छे से लिखो ना, y इक्वल टू टी स्क्वायर, टी मतलब एक्स प्लस 3, मतलब y इक्वल टू हो जाएगा एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या होगा, x की रेस्पेक्ट से हम डेरिवेटिव कर रहे हैं, dy बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा, इसमें देखो x टू दी पावर n की फॉर्मूला होगी, पता है ना x टू दी पावर n की फॉर्मूला, डी डी एक्स ऑफ x टू दी पावर n इक्वल टू क्या होता है, n इंटू एक्स टू दी पावर n माइनस 1 होता है। तो इस x प्लस 3 को अगर हम x मानेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू एक्स प्लस 3 का पावर 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 मतलब 1 ही होता है। और फिर इसमें इंटू करना है डी डी एक्स ऑफ एक्स प्लस 3, क्योंकि हम एक्स प्लस 3 को x मान के डेरिवेटिव किया है, इसीलिए x प्लस 3 को और एक बार डेरिवेटिव करके इंटू करना पड़ता है। तो इसमें आ जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस 3, और देखो डी डी एक्स ऑफ एक्स प्लस 3 करेंगे तो क्या होगा, 1 ही होगा, क्योंकि x के लिए x का डेरिवेटिव 1 होता है और 3 का होता है 0। सो फिर 1 मल्टीप्लाई होके आंसर क्या मिलेगा, 2 इंटू एक्स प्लस 3 मिलेगा, मतलब ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, द सेट ऑफ पॉइंट्स वेयर द फंक्शंस एफ एक्स इक्वल टू दिस इज डिफरेंशिएबल इन। अच्छा, इस फंक्शंस को अगर हम अच्छे से लिखेंगे तो क्या होगा, देखो एफ एक्स इक्वल टू हो जाएगा, ये मॉड एक्स की वैल्यू दो टाइप का होता है, क्योंकि हम सभी को पता है मॉड एक्स इक्वल टू होता है आइदर एक्स और माइनस एक्स। एक्स कब होता है, जब एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और माइनस एक्स होता है तब जब एक्स की वैल्यू लेस देन 0। सो इस फंक्शंस को अगर हम ब्रेक करके अच्छे से लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, x इंटू एक्स मतलब एक्स स्क्वायर हो जाएगा जब x की वैल्यू है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर हो जाएगा जब इसका वैल्यू x का वैल्यू है लेस देन 0। ओके, यही है वो फंक्शंस, इसको हम ब्रेक करके अच्छे से अगर लिखेंगे तो a मिलेगा। अब इसमें क्लियरली हम देख पा रहे हैं कि a फंक्शंस x ग्रेटर देन 0 एंड x लेस देन 0 के लिए डिफरेंशिएबल है, ठीक है, क्लियरली दिख रहा है। तो हमें सिर्फ चेक करना है कि x इक्वल टू 0 के लिए भी वो डिफरेंशिएबल होगी कि नहीं। देखो एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसका हम राइट हैंड साइड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे एट x इक्वल टू 0। तो राइट हैंड साइड डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 0 में क्या होगा, देखो डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर होगा, क्योंकि राइट हैंड साइड मतलब x ग्रेटर देन 0, और x ग्रेटर देन 0 में एक एफ एक्स फंक्शन की वैल्यू है एक्स स्क्वायर। सो हम डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर करेंगे एट x इक्वल टू 0, क्या मिलेगा, डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर होता है 2x एट x इक्वल टू 0, मतलब x की वैल्यू हम 0 पुट करेंगे तो 2 इंटू 0 मतलब 0 हो जाएगा, ठीक है। सेम हम करेंगे लेफ्ट हैंड साइड डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 0। देखो x इक्वल टू 0 में हम लेफ्ट हैंड साइड डेरिवेटिव करेंगे तो फंक्शंस की लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू है माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि x लेस देन 0 में वैल्यू है माइनस एक्स स्क्वायर। सो डी डी एक्स ऑफ माइनस एक्स स्क्वायर एट x इक्वल टू 0 करेंगे तो इसमें क्या आएगा, माइनस 2x आ जाएगा, क्योंकि डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर मतलब माइनस 2x होता है, एक्स स्क्वायर की डेरिवेटिव होता है 2x, इसीलिए तो एट x इक्वल टू 0 करेंगे तो ए भी देखो माइनस 2 इंटू 0 मतलब 0 ही आता है। सो यहाँ पे क्या दिख रहा है, राइट हैंड साइड डेरिवेटिव इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 0। सो फंक्शंस की सारे वैल्यू के लिए मतलब सारे रियल नंबर के लिए ये फंक्शंस डिफरेंशिएबल है, क्योंकि ग्रेटर देन 0 लेस देन 0 के लिए तो ये फंक्शंस है ही डेरिवेटिव डिफरेंशिएबल, और x इक्वल टू 0 के लिए भी हम चेक कर रहे हैं कि ये फंक्शंस डेरिवेटिव है डिफरेंशिएबल है, सॉरी।
तो फंक्शंस इसका मतलब सारे रियल नंबर पे ये फंक्शंस डिफरेंशिएबल है। सारे रियल नंबर मतलब माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक। सो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 15 में क्या है, देखो इस फंक्शंस को डेरिवेटिव करना है। तो इस फंक्शंस को पहले हम थोड़ा सॉल्व करेंगे। साइन इनवर्स y इक्वल टू हम लिख पाएंगे π/2 माइनस साइन इनवर्स x, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में जो साइन इनवर्स x है उसको हम राइट हैंड साइड में ट्रांसफर किया है। ठीक है, तो ये मिलेगा। आप देखो इनवर्स की प्रॉपर्टी वाइज हम क्या कर सकते हैं कि इन नेक्स्ट लाइन में हम लिख सकते हैं y इक्वल टू साइन ऑफ पाई माइनस साइन इनवर्स x, क्योंकि साइन इनवर्स फंक्शंस अगर राइट साइड में हम कन्वर्ट करते हैं तो वो साइन बन जाता है। आप बोलो साइन ऑफ पाई माइनस साइन इनवर्स x मतलब साइन ऑफ पाई नहीं, π/2 था। साइन ऑफ π/2 माइनस थीटा, इसका वैल्यू क्या होता था, ये हम क्लास 11 में पढ़ चुके हैं। इसका वैल्यू होता है cos थीटा। सो यहाँ पे भी हो जाएगा क्या, cos ऑफ थीटा मतलब इसमें यहाँ पे देखो साइन इनवर्स x, तो cos ऑफ साइन इनवर्स x हो जाएगा। अब हम साइन इनवर्स x को cos इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, क्यों cos इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि बाहर cos है इसीलिए। और हम जानते हैं कि cos एंड cos इनवर्स कैंसिल आउट होता है। तो साइन इनवर्स के साथ cos इनवर्स की रिलेशंस क्या थी, साइन इनवर्स x इक्वल टू था cos इनवर्स रूट अंडर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये था फॉर्मूला इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस में। तो इसमें क्या हो जाएगा, cos ऑफ cos इनवर्स रूट अंडर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो अब देखो cos एंड cos इनवर्स विल बी कैंसिल आउट, देन इट विल बी y इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इस फंक्शंस को हम सिंप्लीफाई करके ये सिंप्लीफाइड फंक्शंस की फॉर्म में ले चुका है, y इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसको हम डेरिवेटिव करेंगे x की रिस्पेक्ट से। सो इसको देखो हम क्या मानेंगे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को हम मानेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर पावर 1/2, क्योंकि रूट है पावर में, रूट है तो इसको 1/2 हो जाता है। अब dy/dx इक्वल टू क्या होगा, x टू दी पावर n की फॉर्मूला देखो पहले एक दो सम्स पहले हमने किए थे। x टू दी पावर n में क्या होता है, n इंटू एक्स टू दी पावर n माइनस 1 होता है। तो इसमें भी क्या होगा, 1/2 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर पावर 1/2 माइनस 1। और फिर यहाँ पे भी 1 माइनस एक्स स्क्वायर को हम x मान के डेरिवेटिव किया है, तो इसीलिए ddx ऑफ 1 माइनस एक्स फिर से करना पड़ेगा। फिर क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर पावर माइनस 1/2 हो जाएगा, क्योंकि 1/2 माइनस 1 मतलब माइनस 1/2 होता है। और ddx ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर के लिए क्या होगा, 1 के लिए तो 0 होगा, कांस्टेंट टर्म की डेरिवेटिव 0 होता है, और एक्स स्क्वायर के लिए होगा 2x, तो ये हो जाएगा माइनस 2x। अब देखो इस 2 के साथ a2 कैंसिल हो रहा है, और 1 माइनस एक्स की पावर माइनस 1/2 मतलब ये 1 बाई रूट अंडर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे रहेगा माइनस एक्स, मतलब ये हो रहा है माइनस ऑफ एक्स बाई रूट अंडर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट अंडर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू ही था y, सो इसको हम लिख सकते हैं माइनस एक्स बाई वाई। इसको हम ए भी लिख सकते थे, लेकिन ऑप्शंस जिस तरह है हमें उस तरह ही आंसर होने चाहिए, तो इसीलिए रूट अंडर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर को हमने y सब्सटीट्यूट किया है। तो कौन सी ऑप्शन सही होगा, माइनस एक्स वाई है, कहाँ पे है, ऑप्शन बी। ओके, ये भी बहुत सिंपल एक क्वेश्चन है, डायरेक्ट फार्मूला दे दिया है, इसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। कैसे होता है देखो, क्लास 11 में हम लिमिट का एक फार्मूला सीखे थे। क्या था वो फार्मूला, लिमिट x टेंड्स टू 0
e टू दी पावर x माइनस 1 डिवाइड बाई x इक्वल टू होता था 1। ये था लिमिट का एक फार्मूला। इसी फार्मूला से ए वाला फार्मूला भी बनता है। देखो कैसे होता है। यहाँ पे हम log 1 प्लस एक्स है, तो log ऑफ 1 प्लस एक्स को हम मान रहे हैं z। अच्छा, इसमें बेस तो e होता है, तो फिर इसमें क्या हो जाएगा, 1 प्लस एक्स इक्वल टू हो जाएगा e टू दी पावर z log की डेफिनेशन वाइज। सो 1 प्लस एक्स इक्वल टू अगर e टू दी पावर z है तो हम बोल सकते हैं कि x इक्वल टू होगा e टू दी पावर z माइनस 1। अच्छा, और एक कंडीशंस यहाँ पे लिमिट है x टेंस टू 0। अगर x टेंस टू 0 है तब z टेंस टू क्या होगा, क्योंकि हम z में कन्वर्ट कर रहे हैं तो z का भी लिमिट क्या हो रहा है वो भी चेक करना है। तो x इक्वल टू अगर हम यहाँ पे 0 पुट करेंगे सब्सटीट्यूशंस में तो क्या मिलेगा, z इक्वल टू मिलेगा log 1, और log 1 की वैल्यू होता है 0, मतलब z टेंस टू 0 में x टेंस टू 0 में z भी टेंस टू 0 हो जाएगा। ठीक है। अगर हम अब हम लिमिट x टेंस टू 0 log 1 प्लस एक्स बाई एक्स, इसको अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, देखो ये बन जाएगा लिमिट z टेंस टू 0 log ऑफ 1 प्लस एक्स को हम z लिए थे तो ये हो जाएगा z डिवाइडेड बाई x। x मतलब होता है e टू दी पावर z माइनस 1। इसको भी हम लिख सकते हैं कि 1 बाई लिमिट z टेंस टू 0 e टू दी पावर z माइनस 1 बाई z। देखो ये डिनोमिनेटर वाला पार्ट इसके जैसे सिमिलर लग रहा है ना। हाँ, यही फॉर्मूला है। इसमें वेरिएबल है z, तो उसके लिए कोई फार्मूला की कोई चेंज नहीं होगा। वेरिएबल x हो या फिर z, इसका फार्मूला होता है, इसका वैल्यू होता है 1। सो यहाँ पे भी होगा 1, मतलब 1 बाई 1 मिल रहा है। कितना मिल रहा है, 1 हो रहा है, मतलब ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। Okay, next questions. What will be the value of x for the determinant equations this? तो इसको हम एक्सपेंड करेंगे। देखो एक्सपेंड कैसे करते हैं हम सभी को पता है। 3 माइनस एक्स इंटू उसकी कोफैक्टर होता है 3 माइनस एक्स 3 और 3 माइनस एक्स। नेक्स्ट होता था माइनस, तो माइनस 6 इंटू उसकी कोफैक्टर में क्या आ जाएगा, -6, यहाँ पे 3, इसमें 3 और 3 माइनस एक्स, और फिर हो जाएगा +3 इंटू उसकी कोफैक्टर -6 3 माइनस एक्स 3। ओके, ये इक्वल टू 0। अच्छा, इसको हम सॉल्व करके x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, लेकिन ये MCQ टाइप क्वेश्चन है तो थोड़ा हम ट्रिक्स यूज करेंगे। तो क्या होगा, अगर हम x की जगह, देखो इनमें से कौन सी ऑप्शंस होगा ये तुम्हें लग रहा है, मुझे तो लग रहा है 3 होगा, क्योंकि देखो अगर हम x की जगह 3 पुट करेंगे ना तब कहीं सारे प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। जैसे कि a वाला, अगर x की जगह हम 3 पुट करेंगे तो 3 माइनस 3 मतलब 0, सो 0 इंटू समथिंग 0 मतलब a भी 0 हो जाएगा। अगर हम x इक्वल टू 3 लेंगे तो ये 0 हो जाएगा। इसमें क्या होगा, माइनस ऑफ 6 इंटू, देखो ए वाला पार्ट 0 हो जाएगा 3 माइनस एक्स, क्योंकि x की जगह हम 3 पुट कर रहे हैं। सो इसमें क्या आ जाएगा, 6 माइनस 6 3 और इसमें आ जाएगा 0। नेक्स्ट देखो इसमें भी क्या आ जाएगा, 3 इंटू -6, ए वाला पार्ट 0 हो जाएगा 0 3। ओके, सो अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, इसका वैल्यू 0 होनी चाहिए। ठीक है, टोटल कैलकुलेशंस करके तो क्या होगा, देखो -6 इंटू इसका प्रोडक्ट, 2 क्रॉस 2 डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं हम सभी जानते हैं। -6 इंटू 0 मतलब 0 होगा, और माइनस ऑफ 3 इंटू 3 मतलब -9 होगा। सो -6 इंटू -9 रहेगा, और इसमें +3 इंटू -18 रहेगा। तो देखो -6 इंटू -9 मतलब क्या होता है, 54 होता है, और इसमें होता है -54। सो दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, मतलब कैलकुलेशंस करके क्या हो जाएगा, 0। सो 0 इक्वल टू 0 मिल रहा है ना। मतलब क्या, अगर हम x इक्वल टू 3 सब्सटीट्यूट करता है तो इसका वैल्यू 0 होता है।
So x equal to 3 will be the correct options. Okay, next questions. Any tangent to the curve y equal to this. ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है. टेंजेंट मतलब dy by dx. टेंजेंट मतलब टेंजेंट की स्लोप. सो हम यहाँ पे स्लोप फाइंड करेंगे, dy by dx फाइंड करेंगे. देखो यहाँ पे लेफ्ट साइड में कर रहा हो. dy by dx इक्वल टू क्या होगा, इसमें y है क्या, 3x to the power 7 प्लस 5x प्लस 3. सो dy by dx इक्वल टू हो जाएगा x to the power 7 के लिए 7x to the power 6 मतलब 21x to the power 6 प्लस 5 हो जाएगा. अब देखो इसमें है x to the power 6. सो x to the power 6 मतलब ये 6 तो एक इवन नंबर है. सो इवन नंबर मतलब तुम x की वैल्यू कुछ भी मान लो, x to the power 6 always will be greater than 0. सो अगर x to the power 6 greater than 0 है तो 21x to the power 6 प्लस 5 ये भी greater than इक्वल टू 0 होनी चाहिए. इक्वल टू 0 कभी नहीं होगा, ग्रेटर देन 0 ही होगा स्ट्रिक्टली. हाँ, तो यही है dy by dx होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट, जिसको हम m बोलता है. तो m इक्वल टू होगा मतलब m की वैल्यू होगा ग्रेटर देन 0, मतलब क्या, स्लोप है पॉजिटिव. और हम ये भी जानते हैं कि स्लोप इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा होता है. मतलब स्लोप ग्रेटर देन 0 मिल रहा है यहाँ से, और स्लोप इक्वल टू हम जानते हैं कि tan थीटा मतलब m इक्वल टू tan थीटा. सो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि tan थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 0. अब तुम खुद ही बोलो tan थीटा ग्रेटर देन 0 मतलब थीटा की वैल्यू क्या होगा. ये तो क्लास 11 का है. फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होता है, मतलब पॉजिटिव होता है. ठीक है. सो फर्स्ट क्वाड्रेंट की एंगल होगी थीटा. दैट मीन्स ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट चॉइस. मेक्स एन एक्यूरेट एंगल विथ एक्स एक्सिस. नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत सिंपल है. y इक्वल टू फंक्शंस दिया है, इसका सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड करना है. तो देखो पहले फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करो. dy by dx इक्वल टू क्या होता है, एक्स क्यूब मतलब 3x स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर. एक्स स्क्वायर के लिए होता है 2x, सो ये हो जाएगा 10x प्लस 1. x के लिए 1 होता है. फिर इसमें हम सेकेंड डेरिवेटिव करेंगे तो क्या होगा, ये एक्स स्क्वायर बन जाएगा 2x, सो ये टोटल हो जाएगा 6x माइनस 10 और 1 के लिए 0 होगा. तो 6x माइनस 10 मतलब ऑप्शन बी. नंबर 20, ये थोड़ा बड़ा सम्स है. सो देखो इसमें हम क्या करेंगे, क्या बोला है, व्हाट विल बी द डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर विथ रेस्पेक्ट टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर. इसको हम कैसे करते हैं, ये साइन इनवर्स ऑफ 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हम u ले लेते हैं और इसको v ले लेते हैं. ठीक है. मतलब क्या हुआ, हमें u की डेरिवेटिव फाइंड करना है विद रेस्पेक्ट टू v. दैट मीन्स हमें क्या फाइंड करना है, du बाई dv फाइंड करना है कि नहीं. क्योंकि बोला है व्हाट विल बी द डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दैट इज व्हाट विल बी द डेरिवेटिव ऑफ u विद रेस्पेक्ट टू v. u की डेरिवेटिव v के रेस्पेक्ट से क्या होता है, du बाई dv होता है. तो हमें du बाई dv फाइंड करना है. लेकिन हम करेंगे कैसे, तो साइन इनवर्स ऑफ 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हम u लिए थे, तो u इक्वल टू साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर. अब देखो ये साइन इनवर्स ऑफ 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये होता है 2 tan इनवर्स x. कैसे होता है अगर नहीं पता है तो ठीक है, हम x इक्वल टू मान रहे tan थीटा, सब्सटीट्यूट कर रहे हैं. तो u इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ 2 tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा. अब 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, इसका फॉर्मूला तो पता ही है, मल्टीपल एंगल में क्लास 11 में था. क्या था, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला था वो. तो ये हो जाएगा साइन 2 थीटा, मतलब साइन इनवर्स ऑफ साइन कैंसिल होके फाइनली मिलेगा 2 थीटा. अब देखो x इक्वल टू tan थीटा हमने लिए थे, तो थीटा इक्वल टू फिर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x हो जाएगा.
मतलब 2 थीटा इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे 2 tan इनवर्स ऑफ x। सो u इक्वल टू मिल रहा है 2 tan इनवर्स x। इसको हम x की रेस्पेक्ट से डेरिवेटिव करेंगे तो हमें du बाई डी एक्स इक्वल टू मिलेगा 2 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि tan इनवर्स x की डेरिवेटिव होता है 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव ये मिल जाएगा। सिमिलर अगर हम v की डेरिवेटिव करेंगे, यहाँ पे कर रहा है राइट साइड पे, v इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिया था, इसका भी वैल्यू हो जाएगा 2 tan इनवर्स x। यहाँ पे भी x इक्वल टू tan थीटा सब्सटीट्यूट करो तो मिल जाएगा, मल्टीपल एंगल की फॉर्मूला था 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता था cos 2 थीटा, मतलब यहाँ पे भी 2 थीटा आएगा तो 2 tan इनवर्स x हो जाएगा। इसको भी डेरिवेटिव करेंगे तो dv बाई डी एक्स इक्वल टू क्या मिलेगा, 2 इंटू 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि tan इनवर्स x का होता है 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर और 2 तो कांस्टेंट है। तो अब हमें फाइंड करना है du बाई dv, लेकिन मिला है du बाई dx और dv बाई dx। तो क्या हम du बाई dv को लिख सकते हैं du बाई dx डिवाइडेड बाई dv बाई dx। देखो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो du बाई dv मिलेगा। अब इन दोनों को वैल्यू पुट कर दो, du बाई dx और dv बाई dx दोनों का ही वैल्यू है 2 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सो 2 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर कट जाएगा, फिर क्या मिलेगा 1 मिलेगा, मतलब du बाई dv इक्वल टू क्या होगा 1 होगा। दैट इज अगर हम साइन इनवर्स x 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर करते हैं तो हमारा आंसर होगा 1। ऑप्शन बी विल बी द राइट ऑप्शन। ओके, इस वीडियो में हम क्वेश्चंस 20 तक ही सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में बाकी सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।